पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश तेज गति से विकास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं। लेकिन विरोध के नाम पर इस हद तक विरोध पर उतर जाना कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर जाना कहां तक उचित है। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों वो भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में से एक है। पीएम मोदी ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं उससे ज्यादा वो देश के लिए करके दिखा देते हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। देश की मेहनती जनता ने 2014 में अपना बागडोर संघ, सनातन और संस्कृति के प्रति श्रद्धा और भारत की प्रतिष्ठा को समृद्ध करने वाली पार्टी बीजेपी के हाथ में सौंपकर इस नए भारत का सूत्रपात कर दिया है। 2014 में सरकार में आने के बाद वर्तमान मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे पहले ऐसे निर्णय लेने का साहस दिखाया जिससे हम स्वतंत्रता की सौंधी महक को अनुभव कर सकें। दर्शकों, चीन की अर्थव्यवस्था भी अब संकट की चपेट में आ चुकी है और मजबूत दिखने वाली कागजी शेर असल में कमजोर पड़ रहा है। चीन इस वक्त गंभीर मुश्किलों में फंस गया है। चीन के घरेलू बाजार पूरी तरह से ठप क्यों हो गए हैं, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी बर्बाद हो चुका है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईएमएफ के इकट्ठा किए गए लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में भारत का योगदान 17% तक होने की उम्मीद है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या पर कांग्रेस के लोग जमकर मोदी सरकार पर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आप दर्शक पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने युवाओं का दमन करने का काम किया है। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड के लोग भूल नहीं पाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनेगी तथा 2027 में उत्तराखंड में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। वहीं रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा 30 दिन का वेवर दिए जाने के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरपर्सन पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति और राजनीतिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पवन खेरा ने कहा कि 28 फरवरी से सरकार इस मुद्दे पर चुप थी, लेकिन अब आलोचना बढ़ने लगी तो सोर्स के हवाले से खबरें चलने लगी है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदने के विकल्प तलाश रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन बयानों में रूस का नाम तक नहीं लिया गया। वहीं भारत ने तेहरान की अपील पर एक ईरानी युद्ध तोप को दक्षिणी बंदरगाह कोचिन पर लंगर डालने की अनुमति दे दी है और तोप के 163 सदस्यीय चालक दल को नौसैनिक सुविधाओं में ठहराया गया है। सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा एक ईरानी फ्रिगेट को टारपीडो से निशाना बनाकर डुबोए जाने के 2 दिन बाद हुई है। वहीं नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं। उनके राज्यसभा सांसद बनने के साथ ही दिल्ली में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों का क्लब बन जाएगा। राजनीति का ये नया ट्रेंड पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सियासी चाल का नतीजा है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कमान संभालते थे, लेकिन नीतीश कुमार के संसद पहुंचते ही क्षेत्रीय शक्ति केंद्र की पुरानी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। एनडीए गठबंधन के करीब 15 पुराने मुख्यमंत्री पहले से ही सांसद हैं। इसमें 6 अभी मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पीएम मोदी खुद भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार के आने से एनडीए के संसदीय कुनबे में पुराने मुख्यमंत्रियों का संख्या बढ़कर 16 हो जाएगा। यह बदलाव मोदी शाह युग के एक खास ट्रेंड की झलक है।
दर्शकों, राहुल गांधी शुक्रवार को कुटिकनम स्थित मेरियन कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब उनसे एक छात्र ने पूछा कि अब फिल्मों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है, तो इस पर राहुल गांधी ने केरल स्टोरी 2 फिल्म का जिक्र किया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि केरल स्टोरी खोखली लगती है, इसे कोई नहीं देख रहा। इससे ये भी पता चलता है कि अधिकांश लोग केरल और उसकी परंपराओं और संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं। फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से हथियार बनाया जा रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, यहाँ आपको 2 राज्यों के बारे में बताएंगे। एक राज्य में एनडीए की सरकार चल रही है, तो दूसरे में कांग्रेस भारी बहुमत से अकेले राज कर रही है। एनडीए जहां मिली जुली सरकार चला रही है, वहीं कांग्रेस किसी की बैसाखी पर निर्भर नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार और कर्नाटक की। बिहार में 3 महीने पहले ही एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत से मिली जुली सरकार बनाई। यहाँ किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल अपार बहुमत के साथ सत्ता में है और कलह जैसी कोई बात नहीं है। और अब तो बीजेपी आसानी से राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और नीतीश कुमार राजी भी हो गए हैं। दूसरी ओर कर्नाटक की बात करें तो वहां अपनी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस कलह से जूझ रही है। वहां सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। हर महीने 1 या 2 बार दोनों या कोई एक धड़ा आकर दिल्ली बैठ जाता है और फिर पूरी पार्टी उन्हें मनाने में जुट जाती है। ऐसा तब हो रहा है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच की खाई भरने का नाम नहीं ले रही। वहां आए दिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ एक निजी होटल में सीक्रेट मीटिंग करते हैं और 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लागू करने के लिए आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर दबाव डालते हैं। ये धड़ा डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। इस धड़े का ये भी कहना है कि जब सरकार का गठन हो रहा था, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2.5 साल बाद सिद्धरमैया पद छोड़ देंगे और डीके शिव कुमार को ये पद दिया जाएगा। 2.5 साल बीत गए हैं, लेकिन सिद्धरमैया पद छोड़ने को राजी नहीं है और आलाकमान उन पर ऐसा करने का दबाव भी नहीं डाल पा रही है। आलम यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी धड़ा झुकने को तैयार नहीं है। आलम यह भी है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय खुद को बचाने में ज्यादा फोकस कर रही है। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभाल पाएंगे। पीएम मोदी के एक फैसले से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई है। वहीं सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने के संबंधित विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि ये आदेश अभियोजन पक्ष के मामले की चुनिंदा व्याख्या पर आधारित था, जिसमें आरोपियों की संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री को नजरअंदाज किया गया था। सीबीआई ने इसे स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण करार दिया है। सीबीआई ने इस आदेश को विकृत बताते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं। ये तथ्यों की गलत व्याख्याएं पर आधारित है और आरोप तय करने के चरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कथनों का उल्लंघन करता है। वहीं एक और मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फांसी घर विवाद में दिल्ली विधानसभा समिति के सामने पेश हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली की बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा परिसर एक ऐतिहासिक इमारत है। ये इमारत 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनी थी, जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। साल 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष रामनिवास गोयल के प्रयासों से पता चला कि इस इमारत के एक कोने में फांसी का तख्ता था। वहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा, तत्कालीन अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे बुलाया और कहा कि हमें इसे पर्यटकों के लिए खोल देना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सके। मैंने इसे खोला और इसका उद्घाटन किया। अब जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फांसी का तख्ता नहीं बल्कि एक टिफिन रूम था। दरअसल विशेष अधिकार समिति दिल्ली विधानसभा के भीतर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ब्रिटिश काल के फांसी घर की प्रतिकृति बनाए जाने के महत्व की जांच कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या और ईरान पर हमले को लेकर निंदा न करने पर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। रूस से तेल आयात के मामले में अमेरिका द्वारा भारत को कथित तौर पर 30 दिनों की मोहलत दिए जाने के बयान पर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है और हमला बोला है। केजरीवाल ने पूछा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए निर्देश देने वाला अमेरिका कौन होता है। केजरीवाल ने कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान और प्राचीन देश है। हमारे इतिहास में नेतृत्व कभी इतना कमजोर नहीं रहा कि हमें किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी पड़े। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने अडानी मामले और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दबावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई जा रही है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी ने खुद को महादेव मानकर हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया था। अब ट्रंप कह रहा है डर डर मोदी, डर डर मोदी। गुफा से बाहर निकलो मोदी जी, कहां छिपे हो। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले को लेकर भी आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार देर रात देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की। कई राज्यों में राज्यपाल और उप राज्यपालों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब विनय सक्सेना के तबादले पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा है कि फर्जी शराब घोटाले का ठिकरा विनय सक्सेना के सर क्यों फोड़ा जा रहा है, उनको सजा क्यों दी जा रही है। उन्होंने तो वही किया जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको बोला था। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने विनय कुमार सक्सेना के तबादले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से तुम निकले। एलजी विनय सक्सेना ने आते ही एक्साइज मामले को उठाना शुरू किया। अपने चहेते अफसरों से फर्जी जांच करवाई, मगर सारी नौटंकी कोर्ट में धरी की धरी रह गई। दर्शकों, शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में इस मामले में आपकी चिंता अभी कम नहीं हुई है। दर्शकों, इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी और सरकार की चुप्पी को लेकर खूब बवाल काटा। कांग्रेस ने खामनेई की हत्या पर तुष्टीकरण करने की खूब कोशिश की। पीएम मोदी पर इजराइल की निंदा करने का दबाव भी बनाया, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो वोट बैंक को खुश करने के लिए फैसले नहीं लेते हैं। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है, इसलिए भारत का भी फर्ज है कि वो इजराइल का साथ दे। लेकिन कांग्रेस ने शनिवार को भारत की रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी अधिकारियों की टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार पर अपना हमला और तेज कर दिया और उस पर कायरतापूर्ण और समझौतावादी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मोदी सरकार को प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर को ईमानदारी से मानने के लिए सर्टिफिकेट दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिलीजुली इच्छा से बनती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर करने के आरोपों से घिरी बीजेपी ने क्रूड ऑयल डील पर विपक्ष के हमले को कम करने के लिए एक जवाब दिया और हिलेरी क्लिंटन समेत 2 पुराने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के इंस्ट्रक्शन शेयर किए, जिसमें भारत समेत कई देशों को ईरान से तेल इंपोर्ट कम करने का निर्देश दिया गया था। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे 2012 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उस वक्त भारत समेत साउथ ईस्ट एशिया के 7 देशों ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना 180 दिनों के लिए कम कर दिया था। ऐसा शायद अमेरिका के कहने पर किया गया था और ऐसा न करने पर उस पर बैन लगा दिया जाता। उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 2012 और 2013 में उस समय के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के इन इंस्ट्रक्शन के आर्काइव्ड लिंक भी शेयर किए।
अमित मालविया का ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब भारत सरकार के रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के मामले में ट्रंप प्रशासन के सामने कथित तौर पर सरेंडर करने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। रूस भारत का लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी है। वही रीटर्स के इन्फोग्राफिक में साफ दिखता है कि अक्टूबर 2025 के बाद भारत की रूसी तेल खरीद थोड़ी कम हुई, लेकिन वो कभी रुकी नहीं, जैसा अमेरिका दावा करना चाहता है और भारत में जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसलिए अमेरिका का ये खुद को बड़ा बनना सिर्फ खोखली श्रेष्ठता का एक और प्रयास है, जबकि वो खुद को मेहरबान महाशक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हकीकत से बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप प्रशासन की तथाकथित इजाजत आने से पहले ही समुद्र में मौजूद रूसी टैंकरों से तेल खरीदना शुरू कर दिया था, ताकि मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे तेल की कमी पूरी हो सके, क्योंकि उस इलाके में तनाव बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ही सुरक्षित किए गए 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का बड़ा हिस्सा शायद अमेरिका के इस नए बयान से पहले ही लिया जा चुका था। भारत सरकार के सूत्रों ने पहले ही कहा था कि फरवरी में रूस भारत का टॉप एनर्जी सप्लायर में से एक था। फरवरी में भारत ने 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। दशकों 2012 और 13 में यूपीए सरकार को अमेरिका ने ईरान से भारत के तेल इंपोर्ट के लिए ऐसी ही हिदायत दी थी। वहीं कांग्रेस की यूपीए सरकार के न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत के दौरान भी भारत को छूट दी गई थी, लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।